दोस्तों, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए 5 परमानेंट देशों को जरूरत से ज्यादा ताकत दी जा चुकी है। इसीलिए समय समय पर मांग उठती आई है कि भारत को भी यहाँ पर परमानेंट सीट दी जाए, क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और समय के साथ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन आपने ये खबर भी सुनी होगी कि अमेरिका जैसे देश भारत का समर्थन करते हैं कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, लेकिन चीन समर्थन नहीं करता। असल में अमेरिका चीन दोनों ही नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे चीन का इंटरेस्ट तो खो ही जाएगा, लेकिन अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और आज की पहली खबर भी यूएन से है, जहां पर यूएन के महासचिव ने भारत का समर्थन किया है कि आखिर भारत को वीटो क्यों नहीं दी जा रही। दूसरी खबर यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब स्पेन और रूस के बीच में एक नया गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। तीसरी खबर ओआईसी से है, जहां पर ओआईसी में बैठे हुए तमाम देशों ने अब पाक का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कश्मीर के मुद्दे पर, और इस पर भारत के रक्षा मंत्री ने जमकर के सबको लताड़ा है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर व्यापार को लेकर के अब दोनों देशों के बीच एक नई केमिस्ट्री सेटअप हो चुकी है और जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील साइन हो सकती है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन से है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर सुधारों की जो मांग लंबे समय से चल रही है, जिसमें भारत को परमानेंट सीट दी जाए, इसकी भी मांग थी और इसका खुल करके उन्होंने समर्थन किया कि आखिर भारत को सीट किस वजह से नहीं दी जा रही। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के उन ताकतवर संगठनों में से एक है जिसे आप सबसे ज्यादा ताकतवर कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी दुनिया की बात को मनवाना हो, कोई भी काम दुनिया के अंदर होना हो, अगर इनमें शामिल 5 देशों में से किसी एक ने भी विरोध कर दिया तो वो काम नहीं होगा। आज यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट देश, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। ये वो देश हैं जो कि परमाणु शक्तियां होल्ड करते हैं। लेकिन इस संगठन को तब बनाया गया था जब दुनिया के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और तब के मुताबिक आज तक इसे वैसे ही चलाया जा रहा है। जबकि भारत, ब्राजील, जापान जैसे देश समय के साथ उभर कर सामने आए, बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमानेंट सीट जैसा कोई विचार नहीं किया जा रहा। और इसी चीज को लेकर के महासभा के महासचिव ने सवाल उठा दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूएनएससी के अंदर सिर्फ 5 नहीं बल्कि 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं, बाकी 10 अस्थायी, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जो 5 देश हैं उनके पास ही सिर्फ वीटो का अधिकार होता है। भारत की बात की जाए तो भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। 21 और 22 में हमने आखिरी कार्यकाल कंप्लीट किया था। अब आपको बताते हैं कि भारत की कौन सी मांग चल रही है, जिसके चलते यूएन भी मजबूर हो जाएगा कि चल के भारत को पावर देने में। असल में भारत वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या होल्ड करता है। लगभग 1.4 अरब की हमारी जनसंख्या और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस समय भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन से ज्यादा की है, और हमारे पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत की तरफ से शांति सैनिक भेजे जाते हैं। भारत वैश्विक दक्षिण, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसमें से वहां शामिल कई विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बावजूद भी आखिर भारत में कौन सी कमी है जिसकी वजह से वीटो पावर भारत को नहीं दी जा रही। असल में ये मिली भगत लगभग सभी देशों की है। कुछ देश खुल करके आपको सपोर्ट करते हुए मिल जाएंगे भारत का, जैसे कि रूस, कुछ हद तक फ्रांस, ब्रिटेन, और अमेरिका सिर्फ पब्लिक के सामने दिखाने की कोशिश करता है, और चीन तो कभी नहीं चाहता कि भारत को वीटो मिले, क्योंकि अगर भारत को वीटो मिल गई तो भारत पीओके अपने हाथ में वापस किसी भी वक्त ले सकता है। चीन किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भारत और पाक के बीच का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां से हम सीधे अफगान को कनेक्ट कर पाएंगे, वहां से सीधे पाइपलाइन, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी, यानी कि रूस से होने वाला तेल व्यापार बहुत ही सस्ता सीधे पाइपलाइन के माध्यम से होगा, और देश की जीडीपी बहुत तेजी से स्केल होगी। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट है कि वो खुद तेल निकाले, पूरी दुनिया को तेल बेचे, इसीलिए भारत ने रूस से तेल खरीदा तो भारत पर टैरिफ लगा दिया। भारत ने मिडिल ईस्ट से तेल खरीदा तो आज मिडिल ईस्ट एक नए कॉन्फ्लिक्ट जोन में जा चुका है। नए नए देश पाक के साथ जुड़कर के एक नया संगठन बना रहे हैं, और आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए भारत को परमानेंट सीट नहीं दी जा रही, और भी कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज के समय जियोपॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और व्यापार देखा जाता है। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ अपना आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद रूस की सीमाओं के आसपास जितने भी लोकेशंस थी वहां पर जीपीएस जैमिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। रिसेंटली स्पेन के रक्षा मंत्री गरकारिटा रोबल्स के लिथुआनिया जाते समय एक सैन्य विमान जीपीएस सिस्टम के पास अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। इसी
इसी प्रकार सितंबर के शुरुआत में यूरोपियन यूनियन के चीफ की फ्लाइट के भी जीपीएस जैम हुए और एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस जानबूझकर यूरोपीय देशों से सटे हुए जितने भी उसके इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं वहां पर ये सब कुछ करता आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के शुरुआत के 4 महीनों में अकेले रूस की वजह से लगभग 1,23,000 विमानों को जीपीएस संबंधित दिक्कत आई है। अप्रैल 2025 में स्वीडिश क्षेत्र में लगभग 27% उड़ानें जीपीएस समस्या की वजह से रद्द करनी पड़ी। जीपीएस सैटेलाइट कमजोर रेडियो सिग्नल और फ्रीक्वेंसी पर भेज जाते हैं जिससे रिसीवर धरती पर आसानी से पकड़ता है, लेकिन जैमर का इस्तेमाल करते हुए उनकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर दिया जाता है और सही लोकेशन या फिर प्लेन की सही लोकेशन डिटेक्ट नहीं की जा सकती और इसमें एक बड़ी घटना हो सकती है। अब ये रूस और यूरोप का आपस का मुद्दा है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हमने आपको इसलिए बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इस बड़े लेवल पर भी शुरू हो चुका है, यानी कि कुछ रडार्स और कुछ फ्रीक्वेंसी मीटर्स लगा करके आप आसानी से बैठे बैठे देश की जीडीपी तक हिला सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट OIC से सामने निकल के आ रही, यानी कि इस्लामिक संयुक्त संगठन, जिसमें तमाम दुनिया के देश शामिल हैं, यानी कि 57 मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। और रिसेंटली इस बैठक में एक बार फिर पाक की तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर कई देशों ने पाक का साथ दिया है। स्पेशली सऊदी, अजरबैजान, तुर्की और नाइजर जैसे देशों ने जमकर के इसका समर्थन किया, जबकि कश्मीर भारत और पाक के बीच का खुद का मुद्दा है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहते हैं कि किसी भी तीसरे देश को बोलने का अधिकार नहीं है, तो आखिर क्यों ये संगठन आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हम तथ्यों के साथ आपको जानकारी दें तो OIC में लगभग 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन हर बार इसमें से 2-3 ऐसे देश सामने निकल के आ ही जाते हैं जो सीधे पाक का सपोर्ट करते हुए पाए जाते हैं हमारे ही देश के हिस्से पर। और कई बार सऊदी, तुर्की जैसे देशों ने OIC सदस्य देश पाक के होने के नाते संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी भारत को घेरने की कोशिश की है, लेकिन लगातार ये घेराबंदी चली रही थी। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी मोरक्को विजिट पर जाते हैं, जहाँ पर भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट्री सेटअप की गई है, वो भी एक डिफेंस फैक्ट्री। और इसी भाषण के दौरान उन्होंने कई सारे बयान दे दिए हैं। जिस तरीके से संगठन भारत के मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, उसी तरीके से भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से पाक और इन सभी देशों को जम करके लताड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि तुर्की जैसे देश अब खुद घुटनों पर आना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि भारत ने साइप्रस के पास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। और दूसरी बात कि अजरबैजान, जो कि लंबे समय से भारत का कट्टर दुश्मन रहा है, पाक का सपोर्ट करता है और अब इसी अजरबैजान ने भारत को तेल बेचना शुरू किया है। सवाल यह है कि भारत आखिर तेल खरीद क्यों रहा है, जबकि ये भारत के हिस्से पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर जाकर के सवाल उठाते हैं। आपके हिसाब से इस तेल सप्लाई को बंद करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 24 सितंबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पाद व्यापार को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट यानी MRA साइन किया है। इस समझौते से दोनों देशों के ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से मान्यता दी जा सकती है और व्यापार में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। डेटा की बात की जाए तो साल 2024-25 में भारत का जैविक निर्यात ऑस्ट्रेलिया को लगभग $8 मिलियन यानी कि 75 करोड़ के आसपास था, जिसमें प्रमुख उत्पाद इसबगोल, भूसी, नारियल दूध, चावल ये सब कुछ रहा। कुल निर्यात लगभग 2700 टन रहा। लेकिन अब इस समझौते के दौरान अनप्रोसेस प्लांट जैसे कि दाल, चाय मसाले, प्रोसेस फूड, ऑर्गेनिक वाइन को भी शामिल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 5.3 करोड़ हेक्टेयर जैविक भूमि है, जिसे वो बड़े लेवल पर स्केल करना चाहता है और इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नई ट्रेड डील भी साइन हो सकती है, ताकि टैरिफ को आसानी से हम बाईपास कर पाए। क्या कुछ कहना सभी खबरों पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।